Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960 इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु टुक एन इनिशिएटिव इन रिजॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ द तमिल माइनॉरिटी इन श्रीलंका वाज राजीव गांधी। राजीव गांधी वो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने श्रीलंका में तमिल माइनॉरिटी के इशू को सॉल्व करने की कोशिश शुरू की थी या इनिशिएटिव किया था। डैश इज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। तो रॉन्ग पेयर इसमें है चंद्रशेखर, जिनका मंडल कमीशन लिखा है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको इंटरनेट बेस्ड है। देखिए लिखा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द चैप्टर प्रिपेयर अ क्रोनोलॉजिकल चार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड देयर टेन्योर। कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर आए हैं और उनका कितना टेन्योर रहा है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। तो ये आप नेट से देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड रीराइट द करेक्ट वन। ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है। एक्चुअली ये है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। ये यहाँ पर आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर लिखा हुआ है, तो ये एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट है। नंबर 1 है ग्लोबलाइजेशन, जो पेज नंबर 8 पर है, और व्हाइट रेवोल्यूशन, ये भी पेज नंबर 8 पे है। तो आइए हम लोग दोनों पेज नंबर 8 पे कर लेते हैं। सबसे पहला था ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे देखिए 2 के बी का फर्स्ट। ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस इन डिफरेंट फील्ड्स। ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी फील्ड में चेंजेस आया है, जैसे कि इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी एंड कल्चर। इन सारी चीज़ों पे ग्लोबलाइजेशन का असर पड़ा है। अगर सिंपल वर्ड में ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करना हो तो हम यूँ कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में द एंटायर वर्ल्ड बिकेम अ सिंगल मार्केट। ठीक है, पूरी दुनिया एक मार्केट बन गई। दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश के साथ शेयर होने लगी, एक देश की चीज़ दूसरे देश में बिकने लगी। ये सब ग्लोबलाइजेशन का पार्ट था। इट वॉज एन इकोनॉमिक रिफॉर्म। इंडिया हैज एमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री ऑन द ग्लोबल सीन इन डिफरेंट स्फीयर। अलग अलग स्फीयर में, अलग अलग एस्पेक्ट में इंडिया भी दुनिया भर में एक इम्पॉर्टेंट कंट्री बन के सामने आई। इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड एन इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और साथ ही ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया ने टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी एक इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशन, एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस एक्सपीरियंस किया। अब दूसरा था सेकंड के बी का सेकंड, व्हाइट रेवोल्यूशन। तो यहां पर लिखा है द एक्सपेरिमेंट इन कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट। डेयरी मूवमेंट, जो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट जो डेयरी में तैयार होते हैं, इसकी जो मूवमेंट थी वो शुरू की थी डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन ने। लेड टू इंक्रीज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, जिससे वो ये चाहते थे कि देश में मिल्क का प्रोडक्शन बढ़े। दिस इज कॉल्ड एज व्हाइट रेवोल्यूशन। इसी रेवोल्यूशन को व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। क्योंकि ये एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट है तो इतने ही हमारी बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक में, तो आप इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। देन थर्ड का ए है गिव रीजन। तो गिव रीजन में पहला है द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट लास्टेड फॉर शॉर्ट वाइल। मोरारजी देसाई जी की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत कम टाइम तक रही। इसका आंसर है पेज नंबर 6 पे। तो आइए पेज नंबर 6 पे चलते हैं। साथ ही साथ आप मार्किंग भी करते चलिए। देखिए यहाँ पर है 3 के ए का फर्स्ट। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी वॉज राउंडली डिफीटेड बाय, ये दिस मत लिखिएगा, बाय न्यूली फॉर्म जनता पार्टी। इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को नई नई बनी हुई जनता पार्टी ने डिफीट किया। मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद मोरारजी देसाई जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने, बट अंडर हिज लीडरशिप, लेकिन उनकी भी लीडरशिप में द जनता पार्टी गवर्नमेंट कुडंट लास्ट लॉन्ग। जनता पार्टी गवर्नमेंट ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई? ड्यू टू इंटरनल डिफरेंसेस। उनके आपस में ही नहीं जमता था, पार्टी में इंटरनल कुछ डिफरेंसेस थे। उसके बाद चरण सिंह सक्सीडेड हिम। उसके बाद फिर अगले जो प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई के बाद, वो चरण सिंह थे। तो इतना आप लिख लेंगे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन का नंबर 2। द आर्मी हैड टू बी सेंट इनटू द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में आर्मी को भेजा गया था। इसका भी आंसर पेज नंबर 6 पर हमने देखा। देखिए यहां पर है, यहां पर इसका आंसर है पेज नंबर 6 पर, ये रहा 3 के ए का सेकेंड।
द सिख्स इन पंजाब डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान। पंजाब के रहने वाले सिखों ने या सिख लोगों ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड की थी और उस स्टेट का नाम खालिस्तान होने वाला था। एंड बिगिन अ मूवमेंट, और एक मूवमेंट चालू कर दी खालिस्तान के इंडिपेंडेंट के लिए, विच वेंट ऑन टू बिकम वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव, जो आगे चल के ये मूवमेंट बहुत वायलेंट हो गई, बहुत डिस्ट्रक्टिव हुआ, बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान हैड लेंट इट सपोर्ट टू दिस मूवमेंट, पाकिस्तान ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, यानी सिखों का साथ दिया ताकि खालिस्तान फॉर्म हो। द इंडियन आर्मी, लेकिन अगर खालिस्तान फॉर्म हो जाता तो भारत का एक स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता, इसलिए द इंडियन आर्मी वॉज सेंट इन टू द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, इंडियन आर्मी को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल में भेजा गया। गोल्डन टेम्पल जो है वो एक होली श्राइन ऑफ द सिख है, ये सिखों का जो है वो एक पवित्र मंदिर है। इन 1984 में भेजा गया था आर्मी को वहां पे। क्यों भेजा गया था? टू एविक्ट द टेररिस्ट हु हैड एलिजिडली टेकन शेल्टर देयर, ताकि जिन टेररिस्ट लोगों ने, यानी इस मूवमेंट को जो सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों ने जो वहां पे शेल्टर लिया हुआ था, सहारा लिया हुआ था, उनको वहां से एविक्ट किया जा सके, निकाला जा सके या पकड़ा जा सके उनको वहां से। वैसे जनरली एविक्ट का मतलब होता है खाली कराना, यहाँ पे हम लोग लेंगे कि उनको पकड़ा जा सके, उनको निकाला जा सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन इंडिया, इंडिया के अंदर नेशनल प्लानिंग कमीशन सेटअप की गई, पेज नंबर 7। देखिए यहाँ पे जो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है ये आंसर है 3 के ए का थर्ड का, जो अभी हमने पढ़ा गिव रीजन का, और स्टूडेंट साथ ही साथ ये 3 के बी के सेकंड का भी आंसर है, जो ग्रीन में अंडरलाइन है यहां तक पूरा। तो मैं आपको क्या करता हूँ, 3 के बी का सेकंड का आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो इसमें जो ये गिव रीजन है वो वाला भी एक्सप्लेन हो जाएगा, साथ ही साथ 2 आंसर कवर हो जाएंगे, अपना टाइम बच जाएगा। सो पहले ये देखते हैं गिव रीजन का, जिसमें ये लिखा था कि नेशनल प्लानिंग कमीशन सेटअप की गई। तो राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को मॉडर्न बनाना, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, यानी इकोनॉमिक के मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, किसी पे डिपेंड ना करें फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, एंड सोशल जस्टिस, और समाज में इंसाफ फैले, हैव बीन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यही इंडियन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक रही है। इंडिया वांटेड टू एक्वायर मॉडर्निटी, इंडिया चाहता था कि मॉडर्निटी आए, एंड सेल्फ रिलायंस बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज, और हमें अपने आप पे भरोसा आएगा जब हमारे देश में क्या होगा, इंडस्ट्रीज खुलेगी। टू एस्टैब्लिश एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन, जो मैंने हाईलाइट किया स्टूडेंट्स वही लिखना है आपको, टू एस्टैब्लिश एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस थ्रू प्लानिंग, ऐसी इकोनॉमी जो सोशल जस्टिस पे बेस हो, उसके लिए प्लानिंग जरूरी थी, इसलिए द नेशनल प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश, इसलिए नेशनल प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया, दैट वुड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट थ्रू द पॉलिसी ऑफ 5 ईयर प्लान, जो डेवलपमेंट को कोऑर्डिनेट करेगी 5 ईयर प्लान की मदद से। तो स्टूडेंट्स ये 3 के ए के थर्ड का यहाँ पे गिव रीजन का आंसर खत्म हुआ, लेकिन 3 के बी के सेकंड का क्वेश्चन का आंसर आगे भी कंटिन्यू है यहाँ तक, तो हम कंटिन्यू करते हैं। दी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट स्टार्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म फ्रॉम 1991, नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया था 1991 में। दीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इसी इकोनॉमिक रिफॉर्म को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी कहते हैं। द इंडियन इकोनॉमी फ्लोरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी, इसी पॉलिसी को लागू करने की वजह से, इम्प्लीमेंट करने की वजह से हमारी इकोनॉमी फ्लोरिश हुई, फली फूली आगे बढ़ी। दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंक्रीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में बढ़ा, बहुत सारी फॉरेन इंडस्ट्रीज इंडिया में खुली, फॉरेन कंपनियां आई। स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल हेल्प्ड रिफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी, और जो स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल थे उन्होंने भी इंडियन इकोनॉमी को रिफॉर्म होने में मदद की। तो इसी के साथ हमारे 2 आंसर बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हुए। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए उसके बाद ये बी का फर्स्ट है, हाउ वॉज 1991 अ ईयर ऑफ इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ इंडिया, 1991 जो था वो दुनिया और भारत के इतिहास में किस तरह से इंपॉर्टेंट प्रूफ हुआ। तो इसका आंसर है पेज नंबर 7 पे। तो आइए देखते हैं पेज नंबर 7 पे। देखिए यहाँ पे है 3 के बी का फर्स्ट, द ईयर 1991 इज हेल्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री, 1991 का साल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया, दुनिया के इतिहास में, दुनिया के हिस्ट्री में और भारत की हिस्ट्री में, दोनों में। दुनिया में ऐसा क्या हुआ था, तो द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, सोवियत यूनियन बढ़ गई थी इनटू सेवरल डिफरेंट स्मॉल कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्रीज में, एंड द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर खत्म हुआ था। स्टूडेंट्स कोल्ड वॉर क्या था मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन जो थे वो एक सुपर पावर बन के एमर्ज हुए,
और इनके बीच में अपनी सुप्रीमेसी, अपनी पावर को साबित करने का जो है वो एक रेस शुरू हो गया। ये रेस आगे चल के बहुत इंटेंस हो गई और एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई। मतलब ऐसा लगने लगा कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 भी हो जाएगा। तो दिस वॉर लाइक सिचुएशन वॉज टर्म्ड एज कोल्ड वॉर। इसी वॉर लाइक सिचुएशन को कोल्ड वॉर का नाम दिया गया था, बिकॉज कोल्ड वॉर वॉज नॉट अ वॉर, नॉट अ स्टेट ऑफ वॉर, बट नीदर वॉज अ स्टेट ऑफ पीस। यानी कि इसमें ना तो सुकून था, लड़ाई तो हुई नहीं, लेकिन पीस भी नहीं था, बेचैनी थी, डिस्टर्बेंस था। तो जब सोवियत यूनियन छोटी छोटी कंट्रीज में बढ़ गया तो अमेरिका का कंपटीशन ही खत्म हो गया, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर का जो खतरा था वो भी खत्म हो गया। तो ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हुआ। इंडिया में क्या हुआ? इन इंडिया द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव इनिशिएटेड मेनी चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी। पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी चेंजेस लाई, जो इससे पहले के सवाल में यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्या क्या चेंजेस थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया 3 के बी का सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द चैप्टर की इंफॉर्मेशन की मदद से कंप्लीट द लिस्ट ऑफ द चैलेंजेस बिफोर इंडिया एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। कौन कौन से चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने और इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, तो ये मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए सबसे पहले द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ एग्जाम्पल लिखा है जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर, ये इंडिया के सामने चैलेंज था, लेकिन स्ट्रेंथ भी है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे, यानी डिफरेंस होने के बाद भी हम सब यूनाइट है। दूसरा आप लिख सकते हैं सेल्फ सफिशिएंसी, जो कि 5 ईयर प्लान की वजह से पॉसिबल हुआ। यानी इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन 5 ईयर्स प्लान जो है वो एक स्ट्रेंथ साबित हुई। उसके बाद एक और चैलेंज था टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर। नॉर्दर्न बॉर्डर पे आपने पढ़ा है इस चैप्टर में, मैकमोहन लाइन पे प्रॉब्लम हो रही थी। तो टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर, अगर ये टेंशन बढ़ जाता तो हमारे पास स्ट्रेंथ भी है, न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस था हमारा। और सेपरेटिज्म यानी सेपरेट होने की मूवमेंट भी चल पड़ी, जैसा अभी खालिस्तान का हमने पढ़ा। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर नेशनलिज्म जो है, देशभक्ति भी जो है, वो देश के प्रति प्यार जो है वो भी एक स्ट्रेंथ प्रूफ हुआ। तो जहाँ चैलेंजेस थे वहां पे स्ट्रेंथ भी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स विद दिस इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की मार्किंग कंप्लीट हुई। मैंने आंसर्स भी एक्सप्लेन कर दिए। आई होप आपको ये आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।